हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मैं लेके आया हूं फिजिक्स के वीडियोस एट learnohub.com, जहां आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। नीट पे जीत सीरीज पे अगला चैप्टर फिजिक्स का जो हम शुरू करने वाले हैं वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, राइट? तो इसीलिए ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट, राइट? इससे पहले मुझे लगता है कि आपने इसका वन शॉट वीडियो तो देख ही लिया होगा। अगर आपने देखा नहीं है तो एक बार आप देख लो, बट ऐसा नहीं है कि वन शॉट वीडियो में जो कवर्ड हो गया है उसको नहीं करेंगे। हम पूरे डिटेल्स में तो नहीं पढ़ेंगे, बट नीट के लिए जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसको जरूर पढ़ेंगे। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेफरेंस फ्रेम, मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस, फ्री फॉल, स्टॉपिंग, डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, एंड रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं रेफरेंस फ्रेम से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहली बात तो यह कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी अगर बॉडी आपके रेस्पेक्ट में वो मोशन में है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर किसी के रेस्पेक्ट में वो मोशन में होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि आप बाहर से किसी ट्रेन को जाते हुए देख रहे हो प्लेटफॉर्म में खड़े होके, तो आपको क्या लगेगा कि ट्रेन में बैठे जो पैसेंजर्स है वो मोशन में है, फाइन। लेकिन उसी ट्रेन पे जब आप चढ़ जाओ और उस ट्रेन के साथ साथ आप भी चल रहे हो, तब आपको लगेगा कि आपके पास वाले जो पैसेंजर्स है वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है। तो यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम चेंज हुआ। पहले आप ग्राउंड से देख रहे थे, अभी आप ट्रेन के अंदर से देख रहे हो। तो यही होता है रेफरेंस फ्रेम। तो टू लोकेट अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वी नीड अ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम की जरूरत क्यों पड़ी? कोई भी पार्टिकल कहाँ पे है, एक पार्टिकल है कहाँ पे है, तो ये ग्राउंड से कुछ इतने मीटर ऊपर है, ये ट्रेन के अंदर है, राइट? तो ये जो हम बता रहे हैं इसके लिए हमें चाहिए रेफरेंस फ्रेम। तो कभी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? रेफरेंस फ्रेम। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम। सपोज आपने रेफरेंस फ्रेम लिया ट्रेन का, राइट? अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी सीट कहां पे है। कोई आपका दोस्त है कि भाई तुम्हारी सीट कहां पे है, तुम कहां पे बैठे हो, तो आप क्या बोलोगे कि ट्रेन में हूं? ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, मैं कोच नंबर 7 में सीट नंबर 52 में बैठा हूं। तो ये जो पॉइंट है वही पॉइंट तो आपका पोजीशन को स्पेसिफाई कर रही है, राइट? तो इसीलिए रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ती है। सपोज देयर इज अ पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल है, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, राइट? तो कोई भी एक पार्टिकल है, वो कहां पे है? हमने कह दिया कि वो x से इतने डिस्टेंस पे, x से 2 मीटर की डिस्टेंस पे, x एक्सिस में है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे वो है। तो यहां पे मैंने लिख दिया p पार्टिकल। तो यहां पे हमें पोजीशन स्पेसिफाई हो गया। अगर ये पॉइंट नहीं होते, x इक्वल्स टू 20, यही तो पॉइंट होगा यहां का। तो अगर ये पॉइंट नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता कि पार्टिकल कहां पे है एक्चुअली। ओके, नाउ रेफरेंस फ्रेम को सिलेक्ट करने के लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी चीज को रेफरेंस फ्रेम मान सकते हो। आप अपने रूम को रेफरेंस फ्रेम मान सकते हो। आप अपने रूम के बाहर खिड़की से बाहर देखो तो जो चिड़िया उड़ के जा रही है, राइट? तो आपके रेस्पेक्ट में वो उड़ रही है, राइट? लेकिन अगर उस चिड़िया और 2 चिड़िया साथ साथ उड़ रहे तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरी चिड़िया वो क्या हो रही है, वो रेस्ट पे लगेगी, राइट? ऐसा क्यों होता है? रिलेटिव वेलोसिटी में इसको पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए रेफरेंस फ्रेम हमको समझ में आ गया कि क्या होती है रेफरेंस फ्रेम। नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरी होती है नॉन इनर्शियल और एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले समझते इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो कोई भी रेफरेंस फ्रेम which is either at rest
अगर वो रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसे हम कहेंगे क्या, इट इज कॉल्ड द इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया आपका रूम अगर वो मूव ही नहीं कर रही है, कंप्लीटली रेस्ट पे है आपका रूम, तो ये क्या हो गया, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अभी आते हैं एक और एग्जांपल पे, जैसे कि मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया कि ट्रेन एक सीधी ट्रैक पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मींस वो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ साथ, तो क्या हो रही है वो, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो उसको अगर ट्रेन को हम रेफरेंस फ्रेम मानते हैं तो क्या होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो जो ट्रेन है वो क्या है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। ओके, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होती है, और एक्सीलरेटेड, जस्ट इसका उल्टा कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही है, वेरिएबल वेलोसिटी है, कभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है, कभी बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देख लेते हैं क्या होती है, एनी रेफरेंस फ्रेम मूविंग विथ अ वेरिएबल वेलोसिटी और इज एक्सीलरेटेड कॉल्ड नॉन इनर्शियल और एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने कहा था कि आप कुछ भी चूज कर सकते हो, उसके लिए कोई रूल या फिर उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि मैंने ट्रेन को चूज किया, अभी आप देख लो कि अगर लिफ्ट, फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट को मैं रेफरेंस फ्रेम मानता हूं, ओके, तो लिफ्ट के अंदर मैं हूं, अगर शीशे से आप बाहर देखो तो आपको क्या लगेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूं, फाइन, तो आपके रेस्पेक्ट में आप तो मूव नहीं कर रहे हो, लेकिन ऑब्जर्वर जो आपको बाहर से देखेगा उसको क्या लगेगा कि ये भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, फाइन, या फिर नीचे आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं। और ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रही हो, कांस्टेंट मोशन में हो रही हो, तो वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इन द ग्राउंड। ओके, तो यही थे इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन मोशन, राइट। पहला पढ़ते हैं 1 डायमेंशन मोशन। ये क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ही डायमेंशन, एक ही पॉइंट, एक ही एक्सिस में ये मूव करेंगे। देख लेते हैं, पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और अ पाथ is said to be in 1 dimension motion or in rectilinear motion। rectilinear motion क्या होती है, जो बस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, राइट, ना ही वो दाएं जाएगी ना ही वो बाएं जाएगी, मीन्स कभी प्लेन में नहीं आएगी, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है। तो फॉर एग्जांपल ये अगर हमारा एक्सिस है, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, फाइन। 3D स्पेस तो हम ऐसे ही बनाते हैं एक्स वाई जेड से। अभी सपोज ये P एक पार्टिकल है, ओके, अभी ये मूव कर रही है सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस, राइट, ना ही इसका कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट y पे है ना ही z पे है, ना ही कभी ये y की तरफ जा रही है, वो इस प्लेन में जा रही है, ना ही इस प्लेन में जा रही है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, तो इसे कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, और इसे क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 2D मोशन। 2D मोशन में क्या कह रहे हैं, ए पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इज सेड टू हैव 2 डायमेंशनल मोशन, मींस इसमें एक्स एक्सिस के साथ साथ कोई और एक्सिस भी ऐड हुआ है, तभी उसे हम कह रहे हैं कि प्लेन में मोशन हो रही है, या अभी वो 2 डायरेक्शन में जा सकता है ना, 2 तरफ, यानी कि प्लेन में वो कहीं भी मूव कर सकता है, जैसे जमीन पे मूव करते हैं, फाइन। तो इसका क्या एग्जांपल होगा, तो अगर मैंने फिर से एक ग्राफ कोऑर्डिनेट बनाता हूं कि ये है y, ये है x, ये है z, ओके, तो ये मेरा एक प्लेन हो गया। ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, ये है xz प्लेन, ये वाला नीचे वाला, जैसे जमीन पे आप खड़े हो अगर बैठे हो तो वो जो प्लेन हो गया। अभी उस प्लेन में कहीं भी मूव करे वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होती है, जब वो फ्रीली है, स्पेस में है, जैसे कि कोई एक मॉलिक्यूल, कोई एक गैस की पार्टिकल स्पेस में है, वो कहीं भी जा सकती है, वो जेड डायरेक्शन में भी, जेड में भी जा सकती है, एक्स वाई में भी आ सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, उससे क्या कहेंगे, 3D मोशन, राइट। तो पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस इज सेड टू हैव 3 डायमेंशनल मोशन। नाउ ये मत समझना कि मूविंग इन अ स्पेस मतलब सिर्फ स्पेस में अगर मोशन होगा तो उसे कहेंगे, अर्थ में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, राइट। जैसे हवा में कोई एक पार्टिकल है, मैं सोच रहा हूं कि कोई एक पार्टिकल यहां पे है, तो इस पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए मुझे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट लगेंगे, है ना।
तो अभी ये पार्टिकल अगर कहीं भी हवा में अगर मूव कर रही है तो हम क्या कह सकते हैं, ये 3D मोशन है, राइट, क्योंकि ये प्लेन में नहीं है, एक्सिस में नहीं है, ओपन है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, बहुत कंफ्यूजन रहती है, राइट। अक्सर सवाल गलत भी हो जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर कंफ्यूजन हुआ तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम। फाइन, एक्चुअल जितना उन्होंने ट्रैवल्ड किया, राइट, उस पाथ की लेंथ को बोलेंगे हम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कि शॉर्टेस्ट लेंथ और शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइन, तो आप घर से निकले स्कूल के लिए, तो ये आपका घर हो गया, होम स्वीट होम। ओके, यहां रहा आपका स्कूल, ठीक है, ये मैं बना देता हूं स्कूल, ठीक है। तो आप घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही आपका स्कूल आ गया, है ना। तो ये रोड बनी हुई है, ऐसे आप साइकिल चला के रोड पे ऐसे चले गए, आप बोलोगे कि मैं 2 किलोमीटर चल के आया या फिर 2 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया। तो ये जो लेंथ है पाथ की, जितना आपने ट्रैवल किया है, वो हो गई 2 किलोमीटर, वो हो गई क्या, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइन, फाइनल पोजीशन क्या है, आपका स्कूल। इनिशियल पोजीशन क्या था, आपका घर। तो घर और स्कूल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन होगा, भले ही यहां पे रास्ता ना हो, लेकिन यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर यहां पे रास्ता रहता तो ऐसे बन जाती, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता। तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या है, particles is the displacement of a particle is the shortest length from the initial position to the final position of the particle in a given time interval. Okay, तो अभी डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। फाइन, फिर आप क्या करते हो कि स्कूल से वापस आ जाते हो घर, सेम रोड से घर आ गए। फाइन, तो अभी टोटल आपने कितना ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती, तो डिस्टेंस में मान लिया कि चलो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर वापस आ गए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप घर से निकले, स्कूल को गए, दोबारा घर आ गए, तो अभी आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हो गया इक्वल, है ना। तो इसके बीच में कुछ लेंथ रहा ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 0। तो इससे क्या समझ आता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, दूसरी बात, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। ओके, अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे कि 2 किलोमीटर है, तो किस डायरेक्शन में है। फाइन, इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, या ऊपर है या नीचे है, किसी तरफ है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो जाता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं, डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। फाइन, नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो शेप ऑफ द पाथ पे डिपेंड करेगा। जैसे कि ये शेप था स्कूल जाने का, अभी आपने क्या चुना कि मैं होम से, घर से निकला, मैं किसी एक दोस्त को पिकअप किया अपने साइकिल पे, फिर दोबारा मैं इस रास्ते से होके स्कूल गया। तो अभी मेरा टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 3 किलोमीटर। मैंने 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल किया क्योंकि मुझे अपने दोस्त को पिकअप करना था। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस क्या हो गया, पाथ पे डिपेंड किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी उतना ही है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, शेप ऑफ द पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो शेप ऑफ द पाथ पे डिपेंड करेगा। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा जो भी कंफ्यूजन रहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, राइट। आगे हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो अभी समझते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट को। पहला है हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा डी, उसको लिख सकते हैं हम कि फाइनल डेल्टा डी अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो फाइनल एक्सएफ को कहते हैं फाइनल पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन, और ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन क्या होगी, जहां से वो स्टार्ट हुई है, कोई भी पार्टिकल मूव करना जहां से स्टार्ट करती है, जहां तक मूव करके जहां पे रुकती है उसे कहते हैं फाइनल पोजीशन। ओके, तो सिंपली एक बार ग्राफ से देखते हैं कि यहां पे क्या है, ए है, ए क्या है, इनिशियल पोजीशन। सपोज कोई एक पार्टिकल जो ए से स्टार्ट होती है और ये मूव करती है बी तक। ओके, तो यानी इस मोशन में इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, ए, फाइनल पोजीशन क्या हो गया, बी। ठीक है, तो कौन सा लेंथ बड़ा है, ओरिजिन से अगर देखें जीरो से, तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन एक्स आई, फाइन, एक्स आई ये हो गया। फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एक्स एफ इज ग्रेटर देन एक्स आई। तो डिस्प्लेसमेंट में जब फाइनल पोजीशन बड़ा हो या फिर फाइनल पोजीशन तक का लेंथ अगर बड़ा हो रहा है इनिशियल पोजीशन के लेंथ से, तो तब क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो हो जाएगी पॉजिटिव। ओके, और अगर ऐसा ना हो, अगर इनिशियल पोजीशन का लेंथ बड़ा है, तब वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नेगेटिव। अब इसका देखते हैं कैसे होती है ये। तो सपोज ए से मूव करना स्टार्ट किया, जीरो से ए कोई पॉइंट है, ओके, ए से ये पीछे की ओर मूव किया बी के तरफ। तो अभी देखो अगर ओरिजिन से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो क्या है, ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन क्या है, एक्स एफ, ये छोटा है किससे, इनिशियल पोजीशन एक्स आई से, यही है ना, एक्स आई बड़ा है एक्स एफ से। तो जब भी इसके बाद अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, दैट इज एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो ऑब्वियसली अगर ये छोटा है तो आंसर मेरा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। फाइन, नेगेटिव में आएगा कि नहीं। सपोज अगर फाइनल पोजीशन हो गया 2 मीटर माइनस इनिशियल पोजीशन था 10 मीटर ओरिजिन से, तो ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा, 8 मीटर, है ना, नेगेटिव में आएगा। तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। अभी आप बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट ये तो मूव कर रही है, नेगेटिव में क्यों जाइए, क्योंकि ये वेक्टर है, डायरेक्शन मैटर करता है ना, इसलिए इसे हम नेगेटिव डायरेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस होती है तो हम नेगेटिव नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है ना। नेक्स्ट आते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा। जैसे ए से मूव किया बी को गया, फिर वापस बी से ए को आ गया, तो अभी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन अगर सेम है, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो जाएगा, डेल्टा डी इक्वल्स टू जीरो। तो यही हो गया जीरो डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, तो अब स्पीड और वेलोसिटी भी समझ में आ जाएगी। क्या होती स्पीड और वेलोसिटी में अंतर। तो पहली बात तो स्पीड क्या है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड ऑफ द बॉडी। फाइन, यानी कि स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, राइट। क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है तो स्पीड है। फाइन, अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो हम वेलोसिटी ले लेते। ओके, तो स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो उसको पढ़ेंगे। स्पीड के 3 टाइप क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, तो हमें क्या पता है, स्पीड मतलब है कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है पर टाइम
वही होती है स्पीड। और अगर ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल इन ईच इक्वल टाइम इंटरवल तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे? सपोज एक कार है जो कि मूव कर रही है, दिस इज अ कार, और ये मूव कर रही है हर 2 सेकेंड में, हर 2 सेकेंड में ये मूव कर रही है 10 मीटर, राइट। अगले 2 सेकेंड में भी इसने मूव किया 10 मीटर, फिर अगले 2 सेकेंड में इसने मूव किया कितना, 10 मीटर। तो इसकी अगर हम स्पीड निकालेंगे तो कितना, अगर एक टाइम इंटरवल लेते हैं 0 से a तक, कितना टाइम हुआ इसका, 2 सेकेंड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर, 10 मीटर। तो 10 मीटर बाय 2 सेकेंड, यही तो हो जाएगी स्पीड, है ना। तो कितने स्पीड से मूव कर रही है ये मूव कर रही है अभी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। चाहे आप कोई भी इंटरवल ले लो, अगर A से B तक में भी लेते हो तो भी 5 मीटर पर सेकेंड, B से C लेते हो तो भी 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। इवन अगर आप O से लेके C तक लेते हो तो कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 30 मीटर डिवाइडेड बाई 2 4 6 सेकेंड, 30 डिवाइडेड बाई 6 फिर से 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा इसकी स्पीड क्या है, सेम है, इसीलिए इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होती है कि वेरिएबल स्पीड मीन्स अगर ये मेंटेन्ड नहीं है, लाइक कभी इसने 10 मीटर मूव किया, कभी इसने 20 मीटर मूव कर लिया, फिर अगले सेकेंड में, अगले 2 सेकेंड में 40 मीटर मूव कर लिया। तो इसमें अगर हर इंटरवल के लिए निकालो, हर 2-2 सेकेंड में अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल हर 2-2 सेकेंड में अगर आप स्पीड निकाल रहे हो तो कभी इसकी 5 आएगी, कभी 10 आ जाएगी, कभी 20 आ जाएगी, राइट। स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या हो रही है, वैरी हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसे कहते हैं वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसे कह सकते हैं, फाइन। क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी में, सॉरी कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव कर रही, तो वेरिएबल बोलेंगे। अभी आते हैं एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड क्या होती है, अगर एक कोई भी लाइक बॉडी, कोई भी कार, सपोज दिस कार, अगर ये वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, राइट, कभी ये स्पीड बढ़ा रही है, कभी घटा रही है, कभी ऐसे करके मूव की, तो इसने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। सपोज दिस इज द डेस्टिनेशन, यहां तक पहुंच गया जो कि है n। अभी ये एवरेज स्पीड एक क्या होगी मेंटेन जो इसने की है कि इसके एवरेज स्पीड कितने स्पीड से ये चल के आई। तो इस एवरेज को बताने के लिए, जो मीन हम कहते हैं, इसे कहने के लिए, इसे बताने के लिए हम क्या करते हैं कि हम टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना इसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसे इतने डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा। तो सपोज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो एक स्पीड बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे तो हमें एक एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ओके, अभी आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल और ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइन। तो वेलोसिटी में हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे, राइट। और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। तो कभी भी हम वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बोलना होगा, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी एक चीज नोट करने वाली ये बात है कि स्पीड जो है, चूंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसीलिए वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, राइट। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे आते हैं तो फिर से आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जस्ट लाइक यूनिफॉर्म स्पीड, हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर ऐसे कोई बॉडी मूव कर रही है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो इससे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं है हर टाइम इंटरवल में, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या तो क्या आप कहेंगे, वो वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, कुछ टेक हो रहा है, फाइन। फिर से आते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी वही बात,
अगर वेरिएबल वेलोसिटी से कोई भी एक बॉडी मूव कर रही है, यानी कि कभी बढ़ा रही है स्पीड, कभी घटा दे रही है, राइट, मीन्स अनइक्वल टाइम हो रहा है हर टाइम, सॉरी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही है हर टाइम इंटरवल में, तब क्या करेंगे, पूरी का जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, यही होती है एवरेज वेलोसिटी। इसको कैसे लिखते हैं, VAVG एवरेज, और ये वेक्टर साइन तो देनी होती है, राइट, बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, बहुत ही सिंपल सा। इसकी यूनिट क्या होगी, तो सेम एज लाइक स्पीड, मीटर पर सेकेंड, यही होती है इसकी यूनिट। तो ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच का कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल 1। अ बॉय रन्स फ्रॉम हिज हाउस टू द मार्केट 1 किलोमीटर अवे, he reaches the market in 30 minutes, right? Seeing the market close, he at once runs back to his home and stops after 15 minutes at his friend's house, okay, which is 0.5 kilometer away from the market. Calculate his average speed and the magnitude of average velocity, right? Magnitude मांगा है, okay? तो एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट करनी है, एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। देखते हैं, तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। सपोज घर है इसका H, तो इसने मूव किया, घर से स्टार्ट किया, ही रैन्स टू द मार्केट, मार्केट तक भाग के गया, ओके, तो ये हो गया मार्केट M, ओके। फिर क्या हुआ, मार्केट जैसे ही बंद था तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये दिया हुआ कितना, 1 किलोमीटर्स, ये डिस्टेंस दी हुई है। 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में, दौड़ के जाने में इसे लगे 30 मिनट्स, फाइन, अभी ऐसे ही रखते। फिर क्या हुआ, मार्केट जैसे ही क्लोज था तो ये वापस घर को आने लगा। घर को आते ही इसके दोस्त के घर में ये रुक गया, जो कि है मार्केट से 0.5 किलोमीटर्स की दूरी पे, करेक्ट। और ये डिस्टेंस कितना लगा उसे, 15 मिनट्स। अभी ये हमारे पास आ गया डेटा, तो यहाँ पे F लिख देते हैं, फ्रेंड्स के घर को F लिख दिया डेटा। ये हमारे पास एक, हमने फ्रेम कर लिया क्वेश्चन को। सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हमारे पास हमें क्या निकालना है कि एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही तो होती है एवरेज स्पीड, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो पहले घर से गया मार्केट तक, मार्केट से अपने फ्रेंड के यहाँ, तो घर से मार्केट 1 किलोमीटर, और मार्केट से अपने फ्रेंड के आना यहाँ, यानी कि 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्लस 0.5, 1.5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, ओके। टाइम कितना लगा, मार्केट को जाने में 30 मिनट्स, मार्केट से फ्रेंड्स के घर को आने में 15 मिनट्स, यानी कि टोटल 45 मिनट। 45 मिनट को अगर मैं आवर में चेंज करता हूं तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 60, हो गया। अभी कुछ नहीं, कैलकुलेशन करके देख लो, 1.5 ये कट गया 3 एंड इट विल कम एज 2 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन करोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। अभी एवरेज वेलोसिटी निकाल के देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, देख लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही तो होती है एवरेज वेलोसिटी। यहां पे आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ। क्या है फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन उसके फ्रेंड्स का घर है,
और इनिशियल पोजीशन क्या था, अपना घर था। तो अगर ये 1 किलोमीटर है जहां पे ये 0.5 है, तो ये कितना होगा 0.5, राइट। 0.5 प्लस 0.51 है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया 0.5 किलोमीटर। बट टाइम कितना लगा, टोटल टाइम तो 45 मिनट्स ही लगा ना। तो 45 डिवाइडेड बाई 60, अगर मैं आवर में कन्वर्ट करता हूं तो इसे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वी विल गेट समथिंग लाइक ये दिस 3/4 यानी कि 1/2/3/4 वी विल गेट एज 0.667 किलोमीटर्स पर आवर। तो डिफरेंस समझ में आ गया। एवरेज स्पीड क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी 0.67 किलोमीटर पर आवर, बट एवरेज स्पीड हो गई 2 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहीं पे कंफ्यूजन हो जाते बहुतों को, नहीं क्यों, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में हमेशा डिस्प्लेसमेंट लेना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन का लेंथ। आगे आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो नेम से ही समझ में आ रहा है कि एट ए इंस्टेंट अगर स्पीड को देखा जाए तो जस्ट उस पॉइंट पे कितनी स्पीड है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे तो हर पॉइंट पे स्पीड सेम है। लेकिन अगर वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है, मीन्स कभी ज्यादा कभी कम हो रही है, तो the speed of the particle at any instant of time is called instantaneous speed, right? Suppose एक बाइक आपके सामने से मूव करके गई, तो जैसे ही आपने क्या किया, आपने एक फोटो क्लिक किया, तो उस मोमेंट पे उसकी कितनी स्पीड है वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब आप बाइक चला रहे हो, जब आप कार चला रहे हो, तो आपका जो स्पीडोमीटर है वो क्या बताता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है कि एट दिस मोमेंट व्हाट इज योर स्पीड। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, बहुत ही कम टाइम के लिए, यानी एट ए इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब जस्ट चुटकी में उसकी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, ds dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू ds dt, राइट, एट एनी इंस्टेंट। तो एक क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, सॉल्व करेंगे। इतना तो समझ में आ रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कोई एक टाइम होगा, सपोज सेकंड में उसका, या फिर थर्ड सेकंड में इसकी कितनी स्पीड थी। ओके, तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय s इक्वल्स टू 8t³ - 7t² + 7t। फाइंड द स्पीड एट 2 सेकेंड, मीन्स दूसरे सेकेंड में इसकी कितनी स्पीड है। ओके, तो पहले डिस्टेंस हमें पता है, s इक्वल्स टू 8t³ - 7t² + 5t। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, जब भी ऐसे दिया रहा है कि टाइम 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर सेकेंड में स्पीड है, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ds dt। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिल जाएगा। डिफरेंशिएट करते क्या होता है डिफरेंशिएशन, 8t³, तो 3 × 8 दैट इज 24t² - 14t + 5। ओके, यही होती है डिफरेंशिएशन इसकी। अभी क्या कहा गया कि एट 2 सेकेंड, राइट, मींस t के जगह पे मैं पुट कर दूंगा 2, तो t के जगह पुट किया 2 तो कितना आएगा 24 × 4 - 14 × 2 + 5। कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 24 × 4, दिस विल बी 16 and 2 are 8, 96 minus 28 plus 5, है ना, कितना आ जाएगा 96 minus 23, तो ये आ जाएगा 3
एंड 73, 73 कितना आ जाएगा, 73 मीटर पर सेकेंड, यही हो जाएगा। मीन्स एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इसकी इसकी स्पीड थी 73 मीटर पर सेकेंड। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी ऑब्वियसली, then the velocity of the particle or the body at any instant of time is called the instantaneous velocity. Fine, इसको कैसे लिख सकते हैं, rate of change of displacement with respect to time, right? rate of change of displacement simply हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होती है, v equals to limit delta t tends to 0। इसका मतलब क्या होता है, limit delta t tends to 0 मतलब बहुत ही टाइम जो है डेल्टा टी, जो स्मॉल चेंज इन टाइम है, टेंड्स टू 0 मीन्स बहुत ही कम समय के लिए, उस पॉइंट में जितनी वेलोसिटी होगी, जितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उसे क्या कहते हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को लिखते हैं हम dx dt, फाइन, dx dt ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जब यूनिफॉर्म मोशन में कब होती है, जब इट इज मूविंग व्हेन इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, मीन्स सेम टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है हर बार, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार वाला एग्जाम्पल लिया था, वैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो कि एक अगर साइकिल अगर मूव कर रही है, सपोज एक साइकिल मूव कर रही है, तो ये साइकिल क्या मूव कर रही है, हर एक सेकेंड में ये 10 मीटर मूव कर रही है, एक सेकेंड में 10 मीटर, फिर अगले एक सेकेंड में 10 मीटर, राइट। ऐसे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो इसे हम कहेंगे ये साइकिल यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि स्पीड डिस्टेंस चेंज होते रहेगी, कि सपोज पहला सेकेंड में इसने मूव किया 10 मीटर, अगले सेकेंड में इसने मूव कर लिया 8 मीटर, फिर ऐसे करके चेंज होते गई, राइट। तो इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ही सिंपल सा था, हमने पहले भी डिस्कस किया था इसको। आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड कुछ ग्राफ्स देखेंगे अब। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहली बात तो ये ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स में, तो ग्राफ वो है जिससे हम दो फिजिकल क्वांटिटीज जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है उसका रिलेशन हम पता कर सकते हैं, उसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं, तो इसीलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मीन्स डिस्टेंस के साथ टाइम या फिर टाइम के साथ डिस्टेंस कैसे वैरी हो रही है, क्या कंपेयर हो रहा है वो देखेंगे। तो इसे हम ST ग्राफ भी कहते हैं, राइट, डिस्टेंस को S लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, तो पहला केस क्या है हमारे पास, ST ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। सपोज कोई एक बॉडी है, ये कार है, सपोज मान लो कि ये कार है, ये क्या होगी, ये रेस्ट पे है, मीन्स ये मूव नहीं कर रही है, ठीक है, टाइम भले ही चलता जाए लेकिन ये मूव नहीं कर रही है। तो y एक्सिस में मैं लिखा S, x एक्सिस में मैं लिखा टाइम, मीन्स x एक्सिस में हम डिनोट करेंगे टाइम को और y एक्सिस में डिस्टेंस को, ठीक है। अभी डिस्टेंस कुछ मूव ही नहीं किया इसने, भले ही टाइम बढ़ता गया, ये मैं सेकेंड्स में लिखता हूँ, सपोज 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, राइट, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, इक्वल टाइम इंटरवल लिया मैं 5-5 सेकेंड्स का, ओके। तो हर 5 सेकेंड में अगर मैं मेजर करूँ तो मैं देखा हूँ कि ये उसी पॉइंट में है, मीन्स डिस्टेंस मूव ही नहीं किया, 0 है। अगले फिर 5 सेकेंड बाद मैंने मेजर किया तो डिस्टेंस 0 है। तो इसका कर्व कैसे होगा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्रेजिंग द एक्स एक्सिस, राइट, क्योंकि कोई डिस्टेंस तो इसने मूव ही नहीं किया है, इसलिए ग्राफ ये 0 रहेगा, राइट, y एक्सिस में कुछ होगा ही नहीं। अगर इट इज मूविंग एट, सेकेंड केस क्या है, ST ग्राफ फॉर अ बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी मूव कर रही है, जैसे ये कार है, ये अब यूनिफॉर्म मोशन में मूव करने लगी, ओके, मीन्स क्या है, इसकी स्पीड सेम है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल, ओके। तो फिर से मैं टाइम इंटरवल यहाँ पे ले लेता हूँ 5-5 सेकेंड का, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स,
15 सेकेंड्स, राइट, 20 सेकेंड्स, ओके, 25, ये मैं 5-5 सेकेंड्स का मैंने ले लिया टाइम इंटरवल। तो पहला 5 सेकेंड में मैंने देखा कि इसने 10 मीटर मूव किया, अगला 5 सेकेंड में 20 मीटर मूव किया, ओके। तो ऐसे में डिस्टेंस का भी इंटरवल 10-10 मीटर्स ले लेता हूं। अभी देखो, पहला 5 सेकेंड में इसने मूव किया 10 मीटर, यानी कि कुछ इस जगह पे, ओके। नेक्स्ट 5 सेकेंड यानी 10वें सेकेंड में इसने मूव किया 20 मीटर, ठीक है। अगले 5 सेकेंड यानी कि 15 सेकेंड में इसने मूव किया 30 मीटर। अभी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इन पॉइंट को मिला मिला के, तो हमें क्या मिलेगा? अ स्ट्रेट लाइन। तो एसटी ग्राफ of a body at uniform motion will always be a straight line, right? क्योंकि ये हर बार इक्वल टाइम ट्रेवल कर रही है, सॉरी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल टाइम, ओके। सो दिस विल बी द एसटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। कैसे कि सपोज एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, मींस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम में, फाइन। ये रहा यूनिफॉर्म मोशन। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हर बार इक्वल टाइम में, फाइन। तो एक मान लेते हैं कि इस ग्राफ, ये एसटी ग्राफ है, सॉरी दिस इज एसटी ग्राफ, ओके। इस ग्राफ से हम क्या पता कर सकते हैं? एक तो हमें पता चल गया ये स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, ओके। दूसरा क्या पता कर सकते हैं कि जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है उसकी स्पीड कितनी है। तो अभी बोलोगे सर ग्राफ से स्पीड कैसे पता करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? ग्राफ से स्पीड पता करने के लिए हमें निकालना होगा इसका स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है वो एंगल जितना वो इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से। तो ये है थीटा एंगल, सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो थीटा जितना होगा इस ग्राफ का स्लोप भी उतना होगा, राइट। तो स्लोप को क्या इस स्लोप को कैसे निकालेंगे, थीटा को कैसे निकालेंगे? तो वी विल राइट tan थीटा। tan थीटा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। tan थीटा क्या होती है? परपेंडिकुलर लेंथ बाई बेस लेंथ। तो परपेंडिकुलर लेंथ, सपोज हमने मान लिया एक पॉइंट ये जो कि है S, राइट, ओके, और एक पॉइंट ये जो कि है T। ये हो गया S, ये हो गया T, ओके। स्लोप अभी हम निकाल रहे हैं, हाँ, सिर्फ थीटा निकाल रहे हैं, tan थीटा निकाल रहे हैं। तो tan थीटा क्या हो जाती है, जो इसकी स्लोप हो जाएगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि S बाई टी। S बाई S क्या है? S तो डिस्टेंस है, T टाइम है। डिस्टेंस बाई टाइम क्या होती है? स्पीड होती है। डिस्टेंस बाई टाइम क्या हो जाएगी? स्पीड। तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ हमें क्या देगा? विल गिव अस स्पीड, फाइन। तो आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी कि एक्सटी ग्राफ, राइट। एक्स को डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिखते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है कि एक्सटी ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी? नहीं होगी, राइट। वो हमेशा टाइम के साथ साथ वो रेस्ट पे ही रुका हुआ है। मैं बैठा हूं तो मैं बैठा ही हुआ हूं, भले टाइम 1 घंटे हो जाए 2 घंटे हो जाए, मैं बैठा हुआ हूं। तो उस देर 1-2 घंटे के लिए मेरी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ग्राफ भी ऐसे ही बन जाएगी। अगर वाई एक्सिस में एक्स है, एक्स एक्सिस में टी है, तो फाइन, ऐसे ही तो बन जाएगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो कैसा ग्राफ होगा? ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, फाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। एक्स टी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है,
इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इनका, इस बॉडी का इन इक्वल टाइम इंटरवल। अभी आते हैं इस ग्राफ के स्लोप पे। तो जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हमें स्लोप जो हमें दे रहा था वो दे रहा था स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा देख लेते हैं। सपोज एक ग्राफ मैं बना दिया हूं और ये ग्राफ उस बॉडी की है जो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। फाइन, एक्स टी ग्राफ है, ये लिखना जरूरी है एक्स टी। ओके, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं, राइट? तो सपोज एक फाइनल पोजीशन लेते हैं ये पॉइंट, ओके, इसको मैं मार्क कर देता हूं एक्स एफ से, और एक इनिशियल पोजीशन लेता हूं सपोज ये वाली पॉइंट एक्स आई, ठीक है? तो स्लोप क्या निकलेगी? स्लोप होती है ये एंगल कितना इंक्लाइंड है, तो एक एक्सटेंड करके ट्रायंगल जैसा बनाते हैं, स्लोप निकालते हैं ग्राफ का। क्या मिलता है देखते हैं। तो सपोज यहां पे इस पॉइंट में जब इनिशियल पोजीशन था तो इसकी टाइम थी t1, फाइनल पोजीशन में इसकी टाइम हो गई t2 टाइम, ठीक है? स्लोप क्या होती है? tan थीटा होती है। फाइन, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ये डिस्टेंस क्या होगी? xf माइनस xi अगर कर दूंगा तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। फाइन, इससे इसको घटा दूंगा तो ये वाली पार्ट मुझे मिल जाएगी। बेस में क्या है? तो यहां से ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या है? t2 से अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस से इतना घटा दूं तो मुझे इतना मिल जाएगा। फाइन, तो क्या लिख सकता हूं? t2 माइनस t1, ये आ गया xf माइनस xi बाई t2 माइनस t1। ये क्या है? यही तो वेलोसिटी है, राइट? कोई भी वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ मीटर और इन टर्म्स और नीचे सेकेंड्स। तो ये क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है? वेलोसिटी देती है, राइट? ओके, तो ये हमने पढ़ लिया यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, तो कैसे स्लोप निकालेंगे उसको भी देखेंगे। हाँ, तो अगला देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है तो कैसा ग्राफ बनेगा? ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स टी। फाइन, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है तो कुछ कर्व बन जाएगा। फाइन, कुछ एक कर्व बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है तो इक्वल डिस्टेंस नहीं हो रहा, हर जगह पे चेंज हो रही है, तो इसलिए कर्व जैसा बन जाएगा। कुछ भी कर्व बन सकता है, मैं ऐसा कर्व बनाया। अभी आप बोलोगे सर कर्व की एंगल कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन की एंगल तो सिंपल थी, जहां पे ज्वाइन हुआ वहीं पे एंगल बना दिया, लेकिन ये तो अभी कर्व है, इसकी एंगल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी एक तरीका है। पहले इसको मिटाते हैं। इसके लिए क्या तरीका है? वी हैव टू ड्रॉ अ टैंजेंट। सपोज कोई भी वेरिएबल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है नहीं, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फाइन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हर एक पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? अलग अलग होगी। कभी बढ़ा रही है उसने, कभी घटा दी उसने स्पीड, राइट? लेकिन यूनिफॉर्म होता तो कोई भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी कैलकुलेट करो या लाइक स्पीड कैलकुलेट करो, वेलोसिटी कैलकुलेट करो, आपको सेम मिलता। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कब होती है? कोई छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, टाइम इंटरवल के लिए। तो सपोज मैं जानना चाहता हूं कि मेरा वेलोसिटी इस पॉइंट में कितना होगा। इसको जानने के लिए क्या करूंगा? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, है ना? अभी हमें एंगल मिल गया, इस पॉइंट को मिला दो। सपोज ये है x1
ये है t1। तो डिस्प्ले यानी कि स्लोप tan थीटा ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट है t1, सपोज दिस इज t2। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, x1 बाय परपेंडिकुलर, यही है x1 बाय t2 माइनस t1। तो कोई एक टाइम मिलेगा, ये इसी को हम कहेंगे क्या, वेलोसिटी। फाइन। तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तब जो हम वेलोसिटी निकालेंगे तो किसी एक पॉइंट पे निकालेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होगी। अगर ये मैं इस पॉइंट पे निकालूं वेलोसिटी तो फिर या इस पॉइंट में टेंजेंट खींचना पड़ेगा, ये वाली एंगल हो जाएगी, राइट। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है। वही अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो कोई भी पॉइंट में आप स्लोप निकालो, आपका एंगल जो है सेम आएगा, स्लोप सेम आएगा, यानी कि स्पीड सेम आएगी। कितना आसान हो जाता है ग्राफ से, राइट। तो ये हमें पता चल गया। आगे बढ़ते वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं क्या होती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वीटी ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या केस है, वीटी ग्राफ फॉर अ बॉडी एट यूनिफॉर्म मोशन। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि वीटी ग्राफ को हम रेस्ट के लिए क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी जीरो है, तभी तो वो रेस्ट पे है ना। कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, वेलोसिटी जीरो ही है। तो इसलिए उसके ग्राफ हमें बनाने की कोई मतलब नहीं होती। जस्ट अ स्ट्रेट लाइन ग्रेजिंग द एक्स एक्सिस विल बी द ग्राफ फॉर दैट। अभी क्या करते हैं, वीटी ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है मींस उसकी वेलोसिटी सेम है। वो अगर 20 किलोमीटर पर आवर से कोई साइकिल चला रहा है तो वो पूरे डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर से ही चला के जा रहा है, यानी कि स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है। तो वेलोसिटी सेम अगर है तो इसकी ग्राफ क्या हो जाएगी, अगर दिस इज द वीटी ग्राफ एंड दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। कोई एक वेलोसिटी v1 है, इससे v1 से अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो ओवरऑल ये v1 से ही मूव कर रही है, तभी ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। तो सपोज इसने स्टार्ट किया कुछ इस वेलोसिटी से v1 से, ये वेलोसिटी बढ़ गई, फिर कुछ देर बाद कांस्टेंट रही, कुछ देर तक कांस्टेंट रही, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर एक पॉइंट पे ऐसा आया कि वेलोसिटी जीरो हो गई। जीरो हो गई यानी कि रेस्ट पे आ गई, है ना। जीरो हो गई यानी कि रेस्ट पे आ गई। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, ठीक है। तो पहले लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन वाला। तो इसमें क्या आएगा, ऑब्वियसली वी टी ग्राफ अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और द एक्स एक्सिस। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। थीटा यहां पे नजर आ रहा है क्या, कोई एंगल दिख रहा है, कोई इंक्लिनेशन दिख रहा है एक्स एक्सिस के साथ, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इसका जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा यानी कि tan जीरो यानी कि जीरो। तो स्लोप इसका आ गया जीरो। तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन में है और उसका वीटी ग्राफ का स्लोप हमें कुछ नहीं बता सकता है, जीरो बताएगा, उसका स्लोप जीरो होता है। अभी आगे देखते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या बताता है इसका स्लोप। तो अभी देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। तो सपोज ये है वीटी ग्राफ, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। सपोज ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, हमने पता था कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एक लाइन होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस हर सेकेंड में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सपोज कि पहले एक सेकेंड में इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड।
4 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर 1 सेकेंड बाद जिसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे करके अगर हम पॉइंट्स को जोड़ते जाए तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अभी ये स्ट्रेट लाइन और एक चीज क्या डिनोट करता है इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसकी स्लोप निकालते हैं। ओके, तो फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इसको कि समझ में आ गया क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वीटी ग्राफ। जो हमें एक्सटी ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा था उसे हम बोल रहे थे कि उससे हमें पता चल रहा था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन अगर वीटी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन एक मिले फ्रॉम द ओरिजिन तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूं कैसे, तो बता चुका हूं। अभी इसका स्लोप निकालते हैं थीटा, राइट। तो सपोज एक पॉइंट लेता हूं मैं यहां पे, इस पॉइंट में इसकी वेलोसिटी है v1 और ये पॉइंट कब लिया गया t1 में, ठीक है। स्लोप क्या होगी p बाई बी, यानी कि ये डिस्टेंस दैट इज v1 और ये वाला ग्राफ का डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, ठीक है, t1। तो v बाई टी यानी वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम हमें क्या देती है? वेलोसिटी बाई टाइम का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम विच इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, राइट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सीलरेशन, फाइन। अभी ये जो स्ट्रेट लाइन, ये एक और क्या चीज डिनोट करता है? ये डिनोट करता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन मतलब क्या? कि हर एक पॉइंट में इसकी जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। जैसे मैंने पिछला वाला एग्जांपल लिया था कि हर 1 सेकेंड में ये 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ाती है, तो इक्वल टाइम इंटरवल 1-1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। तो इक्वल हुआ वेलोसिटी, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल एट इक्वल टाइम इंटरवल, वो क्या होती है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होगी बट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यहां से हमें कंसेप्ट मिलता है क्या? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, एक और चीज, अगर मैं वीटी ग्राफ का एरिया निकालूं तो क्या मिलेगा? एरिया अंडर द कर्व। सपोज एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, फाइन। अगर मैं इसका एरिया निकालूं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, मुझे इस पॉइंट यानी कि सपोज दिस इज t1, इसको कोई एक नंबर ले लेते हैं और इजी हो जाएगा समझने में, फाइन। कोई एक नंबर यानी कि 2 ले लेते हैं, 2 सेकेंड, ये 4, इसे हम ले लेते हैं 8, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का हमें एरिया अगर मैं निकालूं तो क्या मिलेगा? देख लेते हैं। एरिया कैसे होती है? एक रेक्टेंगल जैसा है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है? 8, ब्रेथ क्या है? 4 - 2 दैट इज 2, राइट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? 4 - 2 2। तो ये एरिया क्या हो जाएगी? एरिया कुछ नेम दे देते, ABCD, एरिया ऑफ ABCD, ये क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ क्या है? लेंथ है 8 और ये 8 क्या है? ये एक्चुअली वेलोसिटी है, तो लेंथ हो गया 8। ब्रेथ क्या है? ब्रेथ एक्चुअली टाइम है, तो टाइम क्या ये क्या हो गया? 2। कितना मिला? 8 × 2 दैट इज 16। 16 कितना? यूनिट क्या होगा? तो यूनिट होगा, चूंकि ये है वेलोसिटी, तो 8 मीटर पर सेकेंड
क्या होगा 8 मीटर पर सेकेंड इनटू ये क्या है टाइम है 2 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड मिलके हमें दे रहे हैं 16 मीटर। मीटर क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ विल गिव अस डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आया कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या दे सकता है हमें देगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो एक वीटी ग्राफ से हम उसको अगर स्लोप को कैलकुलेट करें तो हम उसको एक्सेलरेशन बता सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इस ग्राफ में तो होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, राइट। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हुआ तो एक्सेलरेशन होगा, राइट। और उसके ग्राफ को अगर उसके एरिया निकाले, उसके एरिया अंडर दैट ग्राफ और दैट कर्व अगर हम निकाले तो वो देगा हमें डिस्प्लेसमेंट। तो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि कंडीशन यहां पे लगता है, क्या कंडीशन है कि बॉडी शुड बी इन आइदर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या फिर अगर एक्सेलरेशन हो तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, तभी ये तीनों चारों इक्वेशंस जो है ये वैलिड होंगे, ये काउंट होंगे। ओके, तो पहला इक्वेशन हमारे पास आता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इनके जो डेरिवेशंस है कि ये कहां से आए तो दो तरह से हम डिराइव कर सकते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड से, एक कैलकुलस मेथड से। तो सारे के डेरिवेशंस आपको वन शॉट वीडियो में मिल जाएंगे और आपने क्लास 11th में भी सॉल्व किया होगा। तो अगर आपको डेरिवेशन देखने तो आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। तो यहाँ पे चार इक्वेशंस है। पहला इक्वेशन क्या है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो बताता है वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी एट टाइम t। वेलोसिटी का इक्वेशन ये हो गया। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, ओके, टाइम इंटरवल t। तीसरा आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जो कि है वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ s, राइट। अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग न्यूमेरिकल्स में हम ऐसे पुट करके या फिर लाइक इस तीन चारों इक्वेशंस को के हेल्प से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ना चौथा क्या है s nth। अब ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। यहां पे n क्या है, n इज द नंबर ऑफ सेकेंड। ये बेसिकली बताता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, एक दूसरा टॉपिक फ्रीली फॉलिंग बॉडीज या फिर फ्री फॉल, राइट। ये फ्री फॉल क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिसकी मोशन ऊपर से नीचे की तरफ हो यानी कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसे हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो फ्री फॉल क्या कहता है, द मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज नोन एज फ्री फॉल। यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस। ओके, तो फ्री फॉल होता क्या, सपोज ये एक बॉल है, इसको मैंने एक हाइट से गिरा दिया नीचे, तो ये जो गिर रही है ये किस वेलोसिटी से गिर रही है, सॉरी किस एक्सेलरेशन से गिर रही है। वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, अगर किस एक्सेलरेशन से गिर रही है तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से गिर रही है। सपोज दिस इज द हाइट h, ये जो अब नीचे गिरी है ये किस एक्सेलरेशन से गिरी है, तो ये गिर रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। ओके फाइन, तो इसे कहते हैं फ्री फॉल, जब एक्सेलरेशन आपको पता है कांस्टेंट। तो इस केस में हम काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को भी थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि यहां पे हर जगह एक्सेलरेशन जो क्या है वो बराबर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चंस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज किया जाता है, लेकिन वो एक्चुअली कांस्टेंट है जो कि है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए जो एक्सेलरेशन वाला टर्म था उसे हमने g से चेंज कर दिया, स्मॉल g से। तो क्या बन जाएगा पहला इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। सी ये u क्या है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको इसे कभी जीरो करना पड़ेगा अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। जैसे कि आपने एक बॉल लिया और उसको जस्ट ऐसे छोड़ दिया बिना कोई नीचे की तरफ बिना कोई वेलोसिटी दिए, ओके, जस्ट आपने एक फ्री फॉल किया, तो उस केस में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी है जीरो, राइट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो उस केस में ये इक्वेशन मॉडिफाई होके हो जाएगा v इक्वल्स टू जी टी, ओके। वैसे ही अगर इनिशियल वेलोसिटी ये रही, ये s क्या है, ये s एक्चुअली है ये हाइट कितनी कवर किया, ओके। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये u भी जीरो हो जाएगा, इस इक्वेशन में भी जीरो हो जाएगा। तो जस्ट हमने मॉडिफाई किया है कि a के जगह पे हमने g लगाई, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है स्मॉल g विच इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियर द अर्थ सरफेस, राइट। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। एक बहुत ही आसान सा कंसेप्ट अभी आपको बताने वाला हूं, आसान है बट इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इस कंसेप्ट को अलग से हम पढ़ते हैं भाई। तो वो क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल। अभी ये क्या है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल, जैसे मैंने कहा था एक्सीलरेशन जब हम पढ़ रहे थे तो कहा था कि नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन कुछ एक होती है, जहां पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे जीरो हो जाती है या फिर फाइनल वेलोसिटी कम होती है इनिशियल वेलोसिटी से। देखते हैं, सपोज एक कार मूव कर रही है, सपोज ये येलो वाली कार, राइट, ये येलो वाली कार मूव कर रही है और इससे दूर में रेड सिग्नल देखा, बट इसकी इतनी स्पीड थी कि इसे जल्दी ब्रेक लगानी पड़ी और ये जाके रुका जस्ट सिग्नल के पास। तो स्पीड ज्यादा थी, फाइनली क्या हुई, ये रुक ही गई, राइट। फाइनली क्या हुआ, ये रुक गई है, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो यहां यानी कि जीरो है, ओके। इसने यहां से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और वहां तक जाके रुक गया। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया इसने आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, इससे कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, राइट। मींस वो रुकने से पहले कितना दूर ट्रैवल किया, ओके। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल, टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल अ ड्राइवर अप्लाइज अ ब्रेक, जैसे मैं बता रहा था, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द व्हीकल बिफोर इट स्टॉप्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। ब्रेक यहां से लगाया, रुका यहां पे आके, फाइन, इट इज नोन एज स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल। तो अब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, वो जो 3 काइनेमेटिक्स वाले फॉर्मूला थे ना, उसी से हम कैलकुलेट करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा लाना नहीं है। क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, हमें पता है यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ एक है, ओके, तो जो कि हम मान लेते हैं u, बट फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कि वो फाइनली जाके रुक ही गई है सिग्नल के पास, वरना चालान कट जाता उसका। चलो, तो फाइनल वेलोसिटी है जीरो, तो इसको जीरो पुट किया तो हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगा, s इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2 इंटू माइनस ए। अभी यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है माइनस ए, बस ये बताने के लिए कि ये एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, यानी कि रिटार्डेशन है, ओके। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझने के लिए रेफरेंस फ्रेम का दिमाग में होना बहुत जरूरी है। तो रेफरेंस फ्रेम हमने शुरू में पढ़ लिया है। रेफरेंस फ्रेम से अगर लाइक एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार इज 40 किलोमीटर पर आवर, या फिर आप बोलोगे सर आज मैंने बाइक 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला के आई, तो मैं पूछूंगा कि 50 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू हुम, मीन्स आपको कैसे पता कि आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाई। तो आप बोलेगे सर मैंने कंपेयर किया, या फिर मेरी जो वेलोसिटी है वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 50 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स ग्राउंड जो है वो मूव नहीं कर रही है, वो तो स्टिल है, ओके, बट उसके रिस्पेक्ट में मेरी जो वेलोसिटी थी वो है 50 किलोमीटर पर आवर, राइट, जो एवरेज वेलोसिटी थी। यही आप बोलोगे, राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो बता नहीं सकते, एवरेज ही बताओगे, ओके। तो रिलेटिव वेलोसिटी वही होती है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं,
जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि आप सपोज आप और आपके फ्रेंड कार में बैठे हो, कार मूव हो रही है, मैं बाहर खड़ा हूं तो मुझे दिखेगा कि आप दोनों मूव कर रहे हो, राइट, मेरे सामने से। तो विद रिस्पेक्ट टू मी यू बोथ आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट आप जब अपने फ्रेंड को देखोगे तो वो क्या है, वो तो अपनी सीट पे बैठा हुआ ही है। आपका फ्रेंड जब आपको देखेगा तो वो भी उसे भी लगेगा कि तुम तो अपने सीट पे बैठे हुए हो, राइट। सो विद रेस्पेक्ट टू यू बोथ आर इन रेस्ट, एट रेस्ट, ओके। तो ये यहीं पे आती है रिलेटिव वेलोसिटी की कंसेप्ट। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तो ये है दो कार आप देख रहे हो, राइट। यहाँ पे विन डीजल भाई साहब और पॉल वॉकर भाई साहब जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जब एक दूसरे को वो देख रहे हैं, हाँ, जस्ट इस पॉइंट पे, तो उनको लग रहा है कि दोनों रेस्ट पे है। बट हम जब देख रहे हैं तो ये दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। फिर से देखो आप, ये इस पोजीशन पे लग रहा है कि वो दोनों रेस्ट पे है। बट अगर इसे बाहर से देखा जाए दूसरे रेफरेंस फ्रेम से, तब क्या लग रहा है कि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, राइट, साथ साथ मूव कर रहे हैं। ये देखो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो जब भी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तब एक रेफरेंस फ्रेम दूसरे रेफरेंस फ्रेम को रेस्ट में देखेगा, ओके। तो ये था सिंपल सा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। इस पे कुछ केसेस बनते हैं, राइट, कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो तो क्या होगा, तो उसको भी देख लेंगे फटाफट। तो पहले तो देख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को लिखते कैसे। तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि मेरे रेस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का, या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। तो यहाँ पे वी ए और वी बी, सपोज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो अगर वी ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी देखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, वी ए बी। ए बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये क्या होती है, वी ए माइनस वी बी, ओके। सिंपल ऐसे लिखते हैं, ओके। अगर अब वी बी ए लिखा हुआ रहे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो कैसे लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए। नाउ ये जो माइनस साइन है ये क्या होगी, ये कभी कभी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। उसी डायरेक्शन पे बेस्ड ये तीन स्पेशल केसेस बने हैं। देख लेते हैं क्या क्या है इस केसेस। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूव विथ इक्वल वेलोसिटी, जब इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रही हो, यानी कि वी ए यानी इक्वल्स टू वी वी, जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था पॉल वॉकर और विन डीजल वाले एग्जांपल में, कि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे, तब क्या कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगी, नहीं होगी, क्योंकि वी ए माइनस वी बी यानी और वी बी माइनस वी ए क्या होगी, जीरो हो जाएगी, सेम वेलोसिटी है, राइट। तो ये हो जाएगी जीरो, इसलिए कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। बोथ विल लुक एट ईच अदर एंड इट सीम्स टू बी एट रेस्ट। When both objects A and B move along a parallel straight line in opposite direction, straight line है but in opposite direction, कोई इधर से आ रहा है, मैं इधर से जा रहा हूं, तब क्या होगी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तब होगी सपोज वी बी ए, जो एक डायरेक्शन को, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। सपोज मैं अगर इस साइड जा रहा हूं तो इसे पॉजिटिव, उधर से जो आ रही है उसकी वेलोसिटी है वी ए, ओके। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो वी बी माइनस ऑफ माइनस वी ए, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया वेलोसिटी का, है ना। तो उसे क्या उस समय पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगी, वी बी प्लस वी ए। ना जब भी आप ट्रेन में ट्रैवल करो तो ट्रेन आपकी अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी साइड से एक दूसरी ट्रेन आ रही है, राइट, तो आपको लगेगा कि अचानक से बहुत तेजी से वो पास हुआ, है ना, बिकॉज वेलोसिटी यहां पे ऐड हो जा रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ऐड हो जा रहा है, वी वी प्लस वी ए, इसीलिए लग रहा है ऐसा। तीसरा केस पे आते, तीसरे केस में है कि इफ वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तब क्या होगी, देन इट इज नेगेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव होगी। If VA is lesser than VB, then relative velocity of A with respect to B is positive. ये सिंपल सा है, राइट। VAB यानी कि relative velocity of A with respect to B is negative, और अगर ये कम हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा तीन केसेस थे रिलेटिव वेलोसिटी के, राइट। आई होप अभी के बाद से रिलेटिव वेलोसिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कवर किया है कंसेप्ट्स ऑफ द चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आगे हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे।
तो बने रहिए हमारे साथ लर्नो हब पे। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।